स्वागतम है आप सभी का। आज हम लोग टेंस के पार्ट 2 को कवर करेंगे और देखेंगे कि आज के हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें आज इम्पोर्टेंट मिल रही है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताता हूँ। आपके नोट्स इतने शॉर्ट रहें कि आपको क्विक रिवीजन करने में मज़ा आए। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको शॉर्टली नोट्स बनवाता हूँ और शॉर्टली पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, और ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर पढ़ेंगे ये चीज़ें और पेपर आप लगाएंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी भी, नोट्स भी शॉर्ट है और चीज़ें मिल भी जाएं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बाकी आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए किताबें पढ़िए। ठीक है, अपनी जानकारी बढ़ाइए, किताबें ज़रूर पढ़िए। ठीक है, एक बात याद रखिए, सफलता जो है किताबों से होकर ही गुजरेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जॉब मिले या जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि आप पढ़ाई करके जॉब ही करें, कोई भी काम करेंगे तो सफलता हमेशा किताबों से होकर ही गुजरेगी। याद रखिएगा ये लाइन। आइए टेंस के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। आज टेंस का हमें दूसरा वीडियो मिल रहा है। ठीक है, टेंस का हमें दूसरा वीडियो मिल रहा है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस पे हम लोगों ने कल रोका हुआ था कि कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ के वर्ड्स हैं जिनको हमें बताया गया कि आईएनजी का यूज़ नहीं होता है। जिस रूप में हम जानते हैं उस रूप में तो आईएनजी का यूज कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो किस कंडीशन में करेंगे खाली मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं उसको अलग से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी केवल जान लीजिए, हमने लिखा था कि भैया सी का आईएनजी नहीं लिखे, मेंटल एक्टिविटीज़ में लिखा था। तो जब सी का सींग नहीं बनेगा तब क्या बनेगा, आपसे ये बोला गया है कि जब कभी आप मेंटल एक्टिविटीज़ के वर्ड्स को देखेंगे तो उनका आईएनजी का प्रयोग करना गलत माना जाता है। लेकिन मैंने लिखवाया एक लाइन कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में इनका आईएनजी बनाना ठीक माना जाता है, और जिस रूप में हम लोग इसको जानते हैं उस रूप में इसकी आईएनजी नहीं बना सकते हैं। तो इसकी जब हम लोग आईएनजी बनाएंगे, मान लीजिए हमने सी का सींग बना दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बनेगा कब, जब आप इसका मतलब भी बदल देंगे। सी का मतलब जब रहेगा मिलना, सॉरी सी का मतलब जब रहेगा मिलना, तब क्या रहेगा, सी का आप सींग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हियर को देख रहे हैं। ठीक है, क्या हियर का हियरिंग हो जाएगा, कल हम लोगों ने कहा था नहीं होगा, लेकिन देखिए किस कंडीशन में होगा। कह रहा कि जब आप हियर का मतलब केवल सुनना जानते हैं तब तो आप नहीं कर सकते हियरिंग, लेकिन जब आप सुनवाई के अर्थ में करते हैं तो हियरिंग हो जाता है, तब आप कर लेते हैं। ऐसे ही आपको लिखवाया गया अपीयर। ठीक है, अपीयर लिखवाया गया, कहा जाता है अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। ठीक है, प्रतीत होना। तो जब अपीयर का मीनिंग अपीयरिंग आप लिखते हैं, मान लीजिए आपने अपीयरिंग लिखा किसी कंडीशन में, ठीक है, तो क्या फिर इसका मतलब प्रतीत होना रहेगा, नहीं, इसका मतलब फिर प्रतीत होना नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा प्रकाशित होना। ठीक है, प्रकाशित होना, और भी प्रकट होना, प्रकाशित होना हो गया, प्रकट होना होगा, मतलब इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा जब आप आईएनजी बनाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो लास्ट में एकदम बनाऊंगा जब मैं पूरी क्लास कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि ये आपके लिए खाली जानना इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल यही बनता है कि क्या इसका आईएनजी लिखेंगे, तो आपको सीधा याद रखना है कि आईएनजी नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपकी जानकारी मैं ज़रूर आपको पहुँचा दूँगा कि ये जानकारी आप तक पहुँची है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इस बात को हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करें। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, जब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं तो आपको एक चीज़ पता चलता है कि इसकी पहचान क्या मिलती है हमें, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर से हम इसकी पहचान कर पाते हैं। अच्छा, इज एम आर के बाद हमें क्या मिलता है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, तो सर इससे सवाल कैसे बनेगा, तो सवाल वही जो मैंने आपको बोला था ना कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब क्या मिलेगा, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स में क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें पहचान कराएंगे कि ये एक्चुअल में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको आप जरूर लिखेंगे, लिखिएगा। जैसे नाउ का यूज होता है, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिस्सा है। एट प्रेजेंट आता है, एट प्रेजेंट हो गया, एट दिस टाइम हो गया, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट भी होता है, एट
दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट हो गया, ठीक है। इसी में एक शब्द आपको करंटली भी मिलेगा, ठीक है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाउअडेज, ठीक है। यही आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये आपकी पहचान करवाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार वर्ड्स देखे गया है, आपको पता नाउअडेज मतलब आजकल। तो अच्छा हिंदी क्या बनेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन ये बनेगी, आप अब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। लिखिएगा, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो वर्तमान में कोई काम जारी रहने को दिखाता है, जो वर्तमान में कोई काम जारी रहने को दिखाता है, ठीक है। ये फुल स्टॉप। कोई भी काम आप कर रहे हो तो ऐसे में क्या रहेगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो आपने डेफिनेशन लिख लिया है तो आप क्या करेंगे, वही इसकी पहचान लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा इज एम आर करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसकी पहचान भी हो गई आपके पास। अब आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिएगा टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, लिखेगा उसमें नाउ लिखेगा, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, करंटली, नाउअडेज। कितना हो गया होगा आपकी कॉपी में, ठीक है, इतना हो गया होगा। तो इसके अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, अभी वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, अभी वह फुटबॉल खेल रहा है। फिर अगर मुझे बोला जाए कि आजकल वो क्या कर रहा है, तो आजकल वह इंग्लिश ग्रामर सीख रहा है। अगर मैंने बोलना हो कि आजकल मैं इंग्लिश ग्रामर सीख रहा हूँ, तो मैं एग्जांपल क्या लिखूँगा, आई एम, ठीक है, आई एम लर्निंग, ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज। हो गया नाउअडेज। तो ये चीज़ें आपको क्या पहचान बताएंगे कि ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, तो इसमें गलती कैसे पूछेगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि सर इसमें गलती कैसे पूछेगा। तो भैया इसमें गलती देखिए कैसे पूछेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको बोला है ना कि जब आप 2-3 टेंस आगे बढ़ जाएंगे, जैसे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब आप 3-4 स्टेप को क्रॉस कर जाएंगे तब इसके टेंस को रिलेट करने में, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को जो इधर उधर करने में तब जो मज़ा आएगा, तब आप समझ पाएंगे एक्चुअल में कि मतलब करना क्या है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको ये बात समझ में आती रहे कि करना क्या है इसमें, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आई, ठीक है, लिखा आई, इसी एग्जांपल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आई लर्न, ठीक है, आई लर्न, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, आई लर्न इंग्लिश ग्रामर। ध्यान से देखिए क्या मैं करना चाह रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आ जाएगा यहीं पे, और आगे जब स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे तो और भी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। आई लर्न इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज, ठीक है, नाउअडेज। अब मान लीजिए आपके सामने ये पार्ट इन्होंने अलग कर दिया और आपसे पूछा कि गलती क्या है, तो आपके माइंड में एक बात आएगी कि नहीं कि सर ने हमें जो नाउअडेज की बात बताई थी, जो ये शब्द है, सर ने हमें बताया था कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये टेंस किस में लिखा है, आपको वर्ड्स देख के, वर्ब देख के पहचान लेना कि कौन सा टेंस है। तो ये टेंस कौन सा है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या ये वर्ड लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो सर ऐसे में गलती क्या करें कि कैसे हमें पता चलेगा ये कहाँ लगेगा। तो भाई मेरे, जो मैंने आपको बोला है कि आप टाइम एक्सप्रेसिंग, पहले देखिए कॉन्सेप्ट है, आप टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब वाले वर्ड्स को देख के टेंस में चेंजेस करेंगे। इस लाइन को मैंने बोला था। तो ये नाउअडेज लिखा है, यहाँ गलती नहीं है, इसको आप देखते हुए इस चीज़ को करेक्ट करेंगे। तो यहाँ से लर्न वाला शब्द गायब होगा और आप फिर लिखेंगे आई एम लर्निंग। क्लियर कर पा रहे हैं आप ये बातें? आपको और कॉन्सेप्ट जैसा जैसा स्टेप बढ़ता जाएगा आपको ये बातें समझ में आती रहेंगी कि करना क्या है।
सिंपली आप बातों को याद रखिए। क्लियर? ओके, सारे वर्ड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जाम्पल से। तो अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे कोई तरीके से, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये क्या है सर? तो ये भी बहुत ही अहम हिस्सा है, इससे भी सवाल बहुत कुछ बनता है, ठीक है। आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट से बहुत सारा सवाल बनता है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट से बहुत सारा सवाल बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से भी बहुत सारा सवाल बनता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बहुत थोड़ा सा, जो मैंने पढ़ा है आपको ना, उतना आपके लिए सफिशिएंट है, वहीं से आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो पहली चीज़ इसकी हमें पहचान जाननी ज़रूरी है। तो हम क्या जानते हैं कि जहाँ हैव, हैज़, ठीक है, हैव जहाँ लगता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यही इसकी पहचान रहती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, आपने पहचान जान लिया। अब इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा आप लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। इसकी परिभाषा डेफिनेशन आप लिखिएगा। देखिएगा, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो बोलने के तुरंत पहले समाप्त हुए हों, बोलने के तुरंत पहले समाप्त हुए हों। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। अच्छा, तो सर इसमें भी क्या टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है? तो बिल्कुल है, ठीक है, इसमें भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं, ठीक है, इसमें भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं। तो सर कौन कौन से हैं उनके बारे में बता दिए। तो आइए जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। पहला देखिए आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी है, जस्ट है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी है, जस्ट है, इवर है, ठीक है, इवर, ठीक है, ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, इवर हो गया। इसी में आप ऐड करेंगे येट, इसी में येट को ऐड करेंगे, और यहाँ थोड़ा सा आगे हार्डली को ऐड कर लीजिए इसी में। तो क्या सर इतने ही शब्द हैं? बिल्कुल, आप इतने से ही अभी जानते रहेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, इवर हो गया, हार्डली हो गया, येट हो गया, ठीक है। तो इन चार शब्दों को आपको देखना है, ऑलरेडी, जस्ट, इवर, हार्डली, येट। तो सर इनका यूज कहाँ कहाँ होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि इनका यूज कैसे कैसे होगा। तो आपको जब ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलना पड़ेगा, ठीक है, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलना पड़ेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ये बात क्लियर होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या था, स्ट्रक्चर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था, सब्जेक्ट रहेगा, कोई वर्ब रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। और फिर मैंने कुछ बताया था कि कुछ वर्ड्स हैं जो आपके मेनली क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपके मेनली सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। तो सर इसमें भी क्या ऐसे कुछ हैं? तो बिल्कुल है। वो बात आपको याद आ रही है ना, जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच की बात कर रहा था कि ये चीज़ें आती हैं, याद आ रहा है? ठीक। तो अब क्या करना है, इसमें भी है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेम चेंज रहेगा। क्या करना है वो देखिए। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट तो आएगा भैया, ठीक है, सब्जेक्ट तो आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आता है इसमें, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है, हैव, हैज भी आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेन वर्ब आता है, ठीक है। और फिर क्या आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लीजिए, मेन वर्ब आता है, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो सर अब बताइए कि इनमें से ये सारी चीज़ें कहाँ लगेंगी। तो अब देखिए, ये जो ऑलरेडी है, ये जो जस्ट है, ये जो इवर है, और ये जो हार्डली है, इन चारों का यूज़ कहाँ पे होगा? देखिए, इन चारों का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब इस लाइन को आप लिखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए, ऑलरेडी, जस्ट, इवर, हार्डली, ऑलरेडी, जस्ट, इवर, हार्डली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा, मतलब कि इस जगह पे किया जाएगा। क्लियर? इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। अभी आपको जब मैं स्टेप वाइज बढ़ता चला जाऊंगा तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती चली जाएगी। आपके मन में आ रहा होगा येट कहाँ रहेगा, तो येट के बारे में भी बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है,
इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल अच्छे से मिलते हैं। अभी बता रहा हूँ गेट के बारे में, परेशान ना हो कि गेट तो नहीं बता रहे हैं। 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 3-4 एग्जाम्पलों से आप समझ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, तो लिखा he has already done his work। तो ये तो ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि आपने बोला था कि सर हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है, ठीक है, उसी के बीच में क्या होगा, ऑलरेडी का यूज होगा। तो ऑलरेडी तो सही जगह पे यूज है। क्लियर है? ठीक। आइए अब आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होगा। अब एरर देखते हैं ताकि आपको फाइनली समझ में आए। जैसे लिखा हुआ है आई ऑलरेडी एक गलती आपसे पूछ लिया गया। फिर लिखा है दे हैव हार्डली एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका। इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए कुछ चीज़ें लिखा हुआ आई ऑलरेडी हैव सीन द ताज। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो ऑलरेडी का यूज किया आपने वो उस जगह पे होगा ही नहीं। ठीक है, होगा कहाँ? ये ऑलरेडी आप लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, इस प्लेस पे आप यूज करेंगे ऑलरेडी का। क्लियर है? आई हैव ऑलरेडी सीन द ताज, तब जाके ये लाइन पूरी सही होगी। तो गलती क्या थी? पहले पार्ट में थी। सेकेंड क्वेश्चन है दे हैव हार्डली नॉट कम टू माई कोचिंग। तो अब देखिए क्या लिखा है, दे हैव हार्डली नॉट टू कम कोचिंग। तो आपको पता है हार्डली क्या होता है, अपने आप में नेगेटिव होता है, इसके साथ नो नॉट नेवर जैसे शब्दों का यूज नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, नॉट में गलती करेंगे तो सेंटेंस सही होगा। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, ये लिखा है आपका हेल्पिंग वर्ब और ये लिखा है आपका मेन वर्ब। ठीक है, तो हार्डली का यूज एकदम सही जगह हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हुआ है। ठीक है, हार्डली का यूज एकदम हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में हुआ है। अच्छा एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि सर हार्डली तो आपने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। तो दो बातें याद रखिए, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लगता है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एग्जाम्पल लिखा है, आई हैव सीन एवर। ठीक है, आई हैव सीन एवर द रेड फोर्ट। आई हैव सीन एवर। एक देखिए क्वेश्चन और आपके सामने है, क्या इसमें कोई गलती है? तो आप देखेंगे हाँ इसमें गलती है, क्योंकि आपको बोला गया एवर का यूज कहाँ होता है, जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है और जो मेन वर्ब लिखा है उसी के बीच में एवर का यूज होगा। ठीक है, तो एवर का यूज कहाँ होगा, आई हैव एवर सीन द रेड फोर्ट। ठीक है, आई हैव एवर सीन द रेड फोर्ट। क्लियर हो गया होगा ये लाइन। देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मज़ा तब आएगा जब इसमें काम लगाएंगे, सॉरी क्वेश्चन जब लगाएंगे। फास्ट बोलने की वजह से, जल्दी बोलने की वजह से कुछ शब्द इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, तो रूल्स इधर उधर नहीं हो रहा है, मेरे मुख से जो शब्द निकल रहा है वो इधर उधर हो जा रहा है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब बात आती है येट का। सर आपने येट के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो येट के बारे में आप लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा यूज ऑफ येट, लिखिएगा यूज ऑफ येट। लिखिए येट का मतलब होता है, येट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक या अब तक, दोनों में लिख सकते हैं। येट का मतलब होता है अभी तक या अब तक। इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव में किया जाता है, इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव में किया जाता है। और येट का यूज सेंटेंस के
यट का यूज सेंटेंस के एकदम अंत में किया जाता है, सेंटेंस के एकदम अंत में किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। और यूज कहाँ होता है? केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ सी हैज ईटन। ठीक है, ईट का थर्ड फॉर्म है, ईट का सेकेंड फॉर्म ईट रहता है और ईटन हो जाता है। ठीक है, ईट का सेकेंड थर्ड फॉर्म। मैं फॉर्म भी आपको बताता चलूँगा क्योंकि आप फॉर्म के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, लिखा सी हैज़ ईटन। ठीक, सी हैज़ ईटन नथिंग, सी हैज़ ईटन ऐसे करते हैं। सी हैज़ ईटन दिस फूड, सी हैज़ ईटन दिस फूड। ठीक है, सी हैज ईटन हिज फूड येट। एक एग्जाम्पल, दे हैव नॉट, ऐसे लिखते हैं दे हैव कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड देयर येट। तो देखिएगा सेंटेंस में गलती क्या है। आपसे पूछा गया हुआ है कि यट का यूज कहाँ होगा, तो आपने लिखा है कि यट का यूज सर एकदम सेंटेंस के आखिरी में होता है, तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक लाइन लिखा है कि इसका मतलब अब तक होता है और जब इसका प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव के साथ करेंगे, इसका यूज हमेशा नेगेटिव में होता है। तो क्या नेगेटिव यहाँ लगाएंगे? नहीं, नेगेटिव कहाँ लगाते हैं? जहाँ उसका हेल्पिंग वर्ब रहता है, जहाँ उसका हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो सेंटेंस अभी क्या लिखा? सी हैज़ ईटन हिज फूड येट, उसने अपना खाना अब तक खाया, लाइन नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो खा चुका है, सॉरी खा चुकी है। तो यट को देखते हुए, याद रखिए जो मैं एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करता हूँ उसी की बात हो रही है। यट को देखते हुए यहाँ पे नॉट लगाना ज़रूरी है, यहाँ पे नॉट लगाना ज़रूरी है, तब जाके आपको ये बात भी समझ में आएगा कि हाँ नॉट का यूज करना ही करना है। ठीक है, नॉट यहाँ पे लगाना है। ठीक, ऐसे ही क्या करेंगे, यट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉट लगाना है। तो क्या हुआ कि इसको देखते हुए इस पार्ट में गलती किया, इसको देखते इस पार्ट में गलती किया, यही बात आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आपने आज क्या सीखा है मैं एक बार जल्दी से उसको कॉन्साइज करूँगा, मतलब संक्षिप्त में ब्रीफली बताऊँगा। आज आपने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है कि अगर किसी वर्ब का, जैसे सी का सीइंग बनेगा तो क्या मतलब रहेगा, अपीयर का अपीयरिंग बनेगा तो क्या मतलब रहेगा, हियर का हियरिंग रहेगा तो क्या मतलब रहेगा। ठीक है, ऐसे ही फील का फीलिंग रहेगा तो क्या मतलब रहेगा। तो उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया और कहा गया कि इसको अब मैं आखिरी में जब पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगा। ठीक, दूसरी चीज़ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अच्छे से पढ़ा है, जो आपके जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, उस चीज़ को आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं बताया हूँ। अब आगे कल इसके हम लोग वीडियो में कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को और पास्ट इंडेफिनिट को। ठीक है, साथ ही साथ कुछ वर्ब के फॉर्म भी हम लोग लेंगे ताकि हमें वर्ब की फॉर्म भी मिलती रहे। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें जो मैं बताऊँगा, अभी एक पार्ट मुझे कवर करने दीजिए। उम्मीद है कि कल मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ कि आपको पहला पार्ट कवर करा दूँ, मतलब पूरा प्रेजेंट का कवर करा के कुछ क्वेश्चन ही प्रेजेंट के अकॉर्डिंग लगवा दूँ। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही।